Hello guys, welcome to this very first lecture of the subject Portfolio Management. My name is Anurag and I will be your new teacher in this semester for this particular subject. So without wasting any time, let's get started. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कैसे हम इस स्टेज तक पोर्टफोलियो को मैनेज करने तक पहुंचे। ठीक है, उसके लिए क्या क्या बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। लेट्स गो थ्रू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपने जो है बेसिक इकोनॉमिक्स जो पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आपने एक बेसिक इक्वेशन पढ़ी होगी इनकम की। दैट इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। जैसा कि आप स्लाइड्स में देख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू c प्लस एस। यहाँ पर y रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को, c इज कंजम्पशन और s इज सेविंग्स। सो बेसिकली आपकी जो इनकम है उसका आप किस तरीके से डिवीजन करते हो, या तो आप उसको कंज्यूम कर लेते हो या जो बचा कुछ ऐसा होता है आप उसको सेव कर लेते हो। जैसे एग्जांपल मैंने देखा है कि सपोज 100 रुपये एक बंदा कमाता है तो उसमें से 80 रुपये उसने कंज्यूम कर लिए, खा लिए। ठीक है, 80 रुपये का उसका हाउस होल्ड में जो एक्सपेंडिचर है वो सारा हो गया। अब उसके पास 100 रुपये में से 80 स्पेंड करने के बाद कितने रुपये बचे? 20 रुपये। अब इस 20 रुपये जो सेविंग्स है इसकी वजह से है जो हम ये पूरा जो है आगे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं कि इस 20 रुपये की वजह से जो है अब कहाँ इसको जो है हम निवेश करें। ठीक है, इस बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए निवेश क्यों जरूरी है। अब वो चाहे तो इस 20 रुपये को कैश में भी रख सकता है। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि भाई क्यों निवेश करें, कैश में भी रख सकता है। लेकिन कैश में रखने से क्या प्रॉब्लम है, ये पैसा ग्रो नहीं होगा। जितना 20 रुपये का जो वैल्यू है वो 20 रुपये ही रहेंगे। ठीक है, जबकि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा दैट कैश जो है, मनी जो है वो समय के साथ अपना वैल्यू लूज करता है। तो आप चाहते हो कि आपका जो पैसा है वो बढ़े भी, सेव होने के साथ साथ बढ़े भी। ठीक है, सो कीपिंग कैश फॉर्म इज नॉट फ्रूटफुल फॉर एनी पर्सन। ठीक है, कैश की फॉर्म में रखना कोई समझदारी वाला सौदा नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पैसे को निवेश करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें? इन्वेस्ट हम करते हैं एसेट्स में। ठीक है, अब एसेट्स जो है वो क्या होती हैं ये जानते हैं। अब एसेट्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम एसेट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर बांट सकते हैं। पहला है रियल एसेट्स और दूसरा है फाइनेंशियल एसेट्स। रियल एसेट्स क्या होते हैं? रियल एसेट्स हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, गोल्ड, सिल्वर, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स और बाकी की जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह में पढ़ी होंगी, जिन पर आप डेप्रिसिएशन वगैरह लगाते हो, वो सारी तरह की जो एसेट्स हैं वो किस में आ जाएंगी? आपकी रियल एसेट्स में। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेकिन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम जिन एसेट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो हैं कौन सी? फाइनेंशियल एसेट्स। तो रियल एसेट्स भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? फाइनेंशियल एसेट्स पे। अब ये फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उनमें क्या क्या आता है देखिए एक बार। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड डिबेंचर, कमर्शियल पेपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, और इसके अलावा भी और भी कई तरह की जो है इसके अंदर फाइनेंशियल एसेट्स आ सकती हैं, जो हम आगे फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब फाइनेंशियल एसेट्स ये जो हैं ये कोई भी ऐसी एसेट नहीं होगी जो आप पहली बार सुन रहे हो। ये सारी जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे शेयर्स हैं जो, इसको आप ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह में पढ़ चुके हो, दोनों तरह के शेयर्स को, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी बाकी तरह की फाइनेंशियल एसेट्स हैं ये आपने एफएमओ जो आपका एक सब्जेक्ट रहा होगा ना थर्ड ईयर में, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में, एफएमओ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ऑपरेशन, उसके अंदर आपने एक बेसिक इनका इंट्रोडक्शन आपने ले लिया होगा, जैसे क्या क्या होती है। ठीक है, और एक बार क्विक रिवीजन मैं भी करा दूंगा आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर ही। ठीक है, तो गाइस क्योंकि आप इन फाइनेंशियल एसेट्स को जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो इनको, आप एफएमओ की बुक के अंदर, बीकॉम जो थर्ड ईयर की बुक है, तो मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले लेक्चर्स को अच्छे से समझने के लिए आप क्या करें, एफएमओ का अपना बुक उठाएं और उसके अंदर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर आपने मनी मार्केट के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं और उनकी क्या फीचर्स हैं, सिमिलरली कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं और उनकी क्या फीचर्स हैं, ये सारा आपको एक बार रिवाइज करके आना है। पूरा एफएमओ का बुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, केवल जितना पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जो एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आपको दिख रही हैं, ठीक है, इनको आप समझ के आ जाइए कि इनके अंदर आपस में क्या डिफरेंस है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उनको सही से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आप अपने पार्ट पे होमवर्क ज़रूर करेंगे इस चीज़ का। ठीक है, जो होमवर्क करेगा ये उसको अच्छे से समझ में आएगी आगे आने वाली स्लाइड्स, अदरवाइज बाकी बच्चों को शायद उतना अच्छे से समझ में ना आए। ठीक है, तो वो एक बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है करना आपके लिए। तो चलिए अब गाइज हम शेयर और बॉन्ड के बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। हालांकि आपने कई बार पढ़ रखा होगा ये, लेकिन एक बार फिर भी मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस चीज़ पे फोकस करना है इन दोनों में
उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो शेयर के साथ शुरू करते हैं हम। शेयर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है कई बार पढ़ा होगा आपने, ठीक है। शेयर्स में फिर आपने इक्विटी और प्रेफरेंस भी पढ़े होंगे, ठीक है। पर मैं वापस जीरो से शुरू करता हूँ, शेयर से हम बात करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज अ शेयर? अ शेयर होल्डर इज लाइक है ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। कौन है शेयर होल्डर? कंपनी का मालिक है, क्योंकि कंपनी का ओनर है वो, तो उसके पास वोटिंग राइट्स भी होंगे, ठीक है। शेयर अगर आपने किसी कंपनी का खरीदा है तो आपको रिटर्न मिलता क्या है उसके बदले में? आपको मिलता है सालाना डिविडेंड, ठीक है। अब इसके अंदर, शेयर के अंदर रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है, बट रिटर्न रिटर्न भी ज़्यादा होता है। कैसे रिस्क होता है इसके अंदर? देखिए, शेयर अगर आपने किसी कंपनी का खरीद लिया तो आप जो है उसके प्रॉफिट्स में भी साझेदार है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप उसके लॉसेज में भी साझेदार रहेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है इसका, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को लॉस हो जाता है 2 साल 3 साल लगातार, तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट्स ही नहीं डिविडेंड देने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो कंपनी लगातार कंटिन्यूसली 3 4 ईयर्स 5 ईयर्स लॉसेज में जा रही है, कंपनी को बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो शेयर आपने 100 रुपये का खरीदा था उसका वैल्यू कितना हो, 10 रुपये 20 रुपये, तो आपको प्रिंसिपल का लॉस भी हो सकता है। प्रिंसिपल मानी मूलधन, कि आपने लगाए कितने थे इनिशियल इन्वेस्ट जब किया था आपने, 100 रुपये, और आपको 100 रुपये भी वापस नहीं मिले, आपको 10 रुपये या 20 रुपये मिले, ठीक है। तो दो तरह का लॉस इसमें अंदर हो सकता है आपको। एक तो आपको जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड बंद हो सकता है अगर यदि कंपनी लॉस में चल रही है तो, ठीक है। और दूसरा जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है आपको कैपिटल लॉस, प्रिंसिपल का लॉस, जो पैसा आपने लगाया था वो पैसा तक आपको वापस नहीं मिला, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ बॉन्ड की, तो बॉन्ड होल्डर जो होता है वो कंपनी का ओनर नहीं होता, वो कौन होता है? कंपनी के लिए लेंडर होता है, कंपनी को उधार देने वाला होता है, ठीक है। बॉन्ड जो है एक लोन की तरह है, ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है, तो अब आप जो है कंपनी के मालिक नहीं हो, कंपनी के लेंडर हो। अब आपको बदले में मिलेगा क्या? इंटरेस्ट मिलेगा। आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी का 100 रुपये की फेस वैल्यू का बॉन्ड खरीदा, जिसका कि इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, ठीक है। तो आपको 100 रुपये का 10% अगर हम निकालें, 10 रुपये पर ईयर, आपको क्या मिलेगा? सालाना ब्याज मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, जब कंपनी का बॉन्ड आप ये बेचोगे, जब भी इसका मैच्योरिटी पूरा होगा, 5 साल बाद 10 साल बाद, जो भी इस बॉन्ड का लाइफ है, जब वो लाइफ पूरा होगा तो आपको आपके 100 रुपये जो आपने शुरू में निवेश किए थे वो 100 के 100 आपको क्या हो जाएंगे? रिटर्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो रिस्क हमने यहाँ पढ़े शेयर्स के केस में, वो दोनों तरह के रिस्क बॉन्ड के केस में नहीं होते। तो आपका प्रिंसिपल भी सेफ होता है बॉन्ड के केस में, 100 रुपये आपने जो लगाए हैं वो 100 रुपये कंपनी को वापस करने ही पड़ेंगे, पहला बात। दूसरा बात, आपको जो सालाना जो रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट की फॉर्म में, वो भी कंपनी को देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, कंपनी को लॉस भी होता है, इवन इन दैट केस बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट करनी ही होती है कंपनी को, ठीक है जी। डिविडेंड की तरह नहीं है कि जी प्रॉफिट है तो ले जाओ डिविडेंड, और अगर लॉस है तो जी हमारे पास तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं इस साल, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी ने बॉन्ड इशू करे हैं तो बॉन्ड होल्डर्स जितने भी हों सबको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, वेदर यू हैव अर्न्ड प्रॉफिट और यू हैव इनकर्ड लॉसेस, ठीक है जी। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं एक डिफरेंस आपको बताऊं शेयर में और बॉन्ड में, तो मैं कह सकता हूँ शेयर के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो बॉन्ड है उसके अंदर रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम होता है, ठीक है। शेयर में मैंने जैसे कहा कि रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है। क्यों मैंने कहा? क्योंकि बॉन्ड के अंदर तो आपको जो फिक्स आपका इंटरेस्ट है वही मिलेगा, चाहे कंपनी ने 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया है चाहे 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि 100 रुपये की फेस वैल्यू है और उसका इंटरेस्ट बनता है 10% पर एनम, तो 10 रुपये आपको सालाना जो है ब्याज मिलेगा, चाहे कंपनी को लॉस हुआ हो, ठीक है, चाहे कंपनी ने 10 रुपये प्रॉफिट कमाया हो, चाहे कंपनी ने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया हो, वो आपको केवल 10 रुपये का ही ब्याज देगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं शेयर होल्डर के हिसाब से सोचूं, तो अगर कंपनी जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं आपको मिलने वाला जो डिविडेंड है वो भी बढ़ता है, एक बात। दूसरी बात, आपका जो शेयर है उसका प्राइस भी बढ़ता है, और शेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो वो भी आपको रिटर्न ही है, ठीक है। 100 रुपये का जो आपने शेयर खरीदा था उसका वैल्यू 150 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, तो वो भी आपको रिटर्न है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शेयर के केस में रिस्क भी ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा है, जबकि बॉन्ड के केस में क्या है? रिस्क कम है लेकिन इसीलिए क्योंकि रिस्क आप कम ले रहे हो तो इसलिए आपका जो रिटर्न भी कम है, ठीक है जी। अगला जो हमें देखना है वो देखना है शेयर्स जो हैं उनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो तरह के शेयर्स आप हो सकते हैं, एक है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। इनका डिफरेंस भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, दोनों तरह के जो शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों तरह के जो शेयर होल्डर हैं वो कौन है? कंपनी के ओनर हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ओनर हैं और दोनों को ही डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। दोनों ही ओनर है और दोनों को ही डिविडेंड मिलेगा। फिर क्या डिफरेंस है दोनों में?
इनमें डिफरेंस जो है वो ये है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको एक फिक्स परसेंटेज का जो है डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर है जिसका 100 रुपये का वैल्यू है और उसका डिविडेंड रेट 10% है, तो आपको 100 का 10% यानी 10 रुपये, 10 रुपये ही डिविडेंड आपको मिलेगा। तो आपका जो डिविडेंड है वो क्या है, फिक्स है। इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं है। इक्विटी के केस में क्या है, आपका डिविडेंड वॉलेटाइल है, कंपनी के प्रॉफिट्स पे टोटली लिंक है वो, ठीक है। प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो आपका डिविडेंड भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट्स कम होंगे तो डिविडेंड कम होगा, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो डिविडेंड भी नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको। प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड जो मिलता है उसका डिविडेंड रेट जो है वो फिक्स होता है, डिविडेंड रेट, ठीक है। हाँ, मिलेगा डिविडेंड जब प्रॉफिट है, इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई डिविडेंड नहीं होता, ना इक्विटी शेयर के लिए और ना ही प्रेफरेंस शेयर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स डिविडेंड रेट के हिसाब से आपको डिविडेंड देना होता है, और इक्विटी शेयर के लिए कोई डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता, ठीक है। डिविडेंड कम भी हो सकता है और डिविडेंड ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया आपका फिर डिविडेंड रेट का। फिर प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड रेट होता है और इक्विटी शेयर के केस में कोई डिविडेंड फिक्स रेट नहीं होता। दूसरा जो डिफरेंस है वो होता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ठीक है। साल के अंत में जो डिविडेंड आपको देना होता है तो पहले आप किसको डिविडेंड दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद अगर प्रॉफिट्स आपके बचते हैं तो वो किसको मिलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। समझ में आया। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट एनुअल प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे होता है कि पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हो, उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट्स बचते हैं तो वो किसको मिलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। सिमिलरली लिक्विडेशन के टाइम पे जब कंपनी को बंद हम करते हैं, वाइंड अप जब हम कर रहे होते हैं कंपनी को, तो जब हम एसेट्स को बेच बेच के पैसा दे रहे होते हैं शेयर होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को, तो हम पहले जो है दोनों शेयर होल्डर में किसको प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसीलिए इसका हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। जो प्रेफरेंस टर्म का जो हम यूज कर रहे हैं इसके नाम में, इसीलिए कर रहे हैं कि इसको हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस का मतलब क्या है, प्राथमिकता देते हैं। कोई भी चीज़ देने से पहले हम आपको पहले पूछते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिविडेंड देना है तो दोनों शेयर होल्डर में हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, और अगर लिक्विडेशन के टाइम पे जब पैसा वापस करेंगे आपका हम, तब भी हम किसको पहले देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसीलिए जो है ये प्रेफरेंस वर्ड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो अगेन अगर मैं रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे कंपैरिजन करूं दोनों का, तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिल जाता है डिविडेंड, बचा कुचा इक्विटी को मिलता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो थोड़े प्रॉफिट्स अगर कंपनी ने कमाए तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड में ही खत्म हो गए, इक्विटी वालों के लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं रिस्क के हिसाब से कंपेयर करूँ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा रिस्क लेते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कम रिस्क हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं रिटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनका जो रिटर्न है वो रिलेटिवली स्टेबल है, तो बेटर है, सेफ है। और इक्विटी शेयर के केस में कोई भी रिटर्न आपका स्टेबिलिटी नहीं है, कभी कम, कभी ज़्यादा डिविडेंड और कभी नो डिविडेंड, ठीक है। तो रिस्क के केस में और रिटर्न के केस में दोनों का हमने इस बार कंपैरिजन देखा। ये आपको याद रखना है कि आप हमें जितनी भी एसेट्स को कंपेयर करना है वो रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे कंपेयर करना है, ठीक है जी।